तो प्यारे बच्चों, अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सॉलिड के बारे में बहुत सारी ज्ञान की बातें पढ़ी। अब हमारे पास अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो क्रिस्टलीय ठोस में हमारे पास क्या होता है, कहीं जगह त्रुटियां आ जाती है। तो हम पढ़ने वाले डिफेक्ट्स मतलब त्रुटियां, ठीक है। तो ठोस के अंदर अगर कोई त्रुटि आ गई, जैसे क्या होता है आपने देखा होगा यार, मान लो कोई टेबल है, ठीक है। अगर किसी लोहे को या किसी हम सरफेस को काटें तो उसकी पूरी अगर सतह खराब हो जाए तो इसे कहते हैं प्लेन डिफेक्ट। क्या हो गया, प्लेन डिफेक्ट, एक पूरा का पूरी सतह खराब है, सतह त्रुटि, ठीक है। अगर मैंने कहा लाइन डिफेक्ट, तो लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, रेखीय डिफेक्ट में हमारे पास क्या होगा, मान लो शर्ट में कभी तुमने देखा होगा एक धागा पूरा खिंच जाता है, तो हमारे पास रेखीय डिफेक्ट हो जाता है। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, कहीं पे एक बिंदु जो है वहां से, जैसे धागे का एक हल्का सा तार खींचा हुआ है यहाँ पे, तो एक बिंदु पे कहीं पे हमारे पास त्रुटि आ गई तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है। कौन सा है, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास इंपरफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस की त्रुटियां, टॉपिक डाल लो, क्रिस्टलीय ठोस की त्रुटियां, ठीक है। तो हमारे पास इसके प्रकार, त्रुटियों के प्रकार या इंपरफेक्शन के प्रकार, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरण मिति त्रुटि, और दूसरा होता है अरस समीकरण त्रुटि। मतलब एक में रस समीकरण जो पहले थी, रस समीकरण मिति NaCl, Na और Cl 1:1 है, बाद में भी 1:1 रहेंगे। तो इसमें लिख लो सबसे पहले रस समीकरण त्रुटि, इसमें लिखना आणविक फॉर्मूला समान रहता है, आणविक फॉर्मूला समान रहता है, आणविक फॉर्मूला बदलता नहीं है, किसके अंदर, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, ठीक है। आणविक फॉर्मूला जो पहले था वही रहेगा, यानी NaCl का NaCl रहेगा, यानी जितने धनायन अगर गए तो उतने ही ऋणायन जाएंगे अगर गए। जैसे इसमें दो तरह के डिफेक्ट आते हैं, एक आता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक आता है फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। आपको नाम याद रखने, पूरा इंपॉर्टेंट है, ये त्रुटि वाला सेक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायनों की बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन जो है वो अपनी जगह से मिस हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं या निकल जाते हैं। तो हमारे पास, आपको यहाँ पे ठोस दिख रहा होगा, मैंने मान लिया ए बी कोई ठोस है, ए बी ठोस में जितने ए जाएंगे उतने ही बी जाएंगे। तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया, देखो यहां से ए चला गया और यहां से बी चला गया, तो जितने ए गए उतने ही बी गए, यानी ए और बी का अनुपात बदला या नहीं बदला, बताओ भाई, नहीं बदला। ए और बी का अनुपात सेम रहेगा, यानी बराबर संख्या में धनायन तथा ऋणायन मिसिंग होंगे। लिख लो, बराबर संख्या में मिसिंग धनायन एवं ऋणायन, ठीक है। अब देखो, अगर परमाणु चले गए या आयन चले गए तो हमारे पास क्या होगा, घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान कम हो गया क्योंकि कुछ द्रव्यमान चला गया, तो आयतन वही था, द्रव्यमान में वजन कम हो गया, इसलिए घनत्व भी क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान रखना, घनत्व कम हो जाता है किसके अंदर, शॉर्टकी में। अगली कहानी, यहां पे कहां दिखता है हमें शॉर्टकी डिफेक्ट, ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या जहां पे अधिक हो। तो लिख लो इसे हिंदी में, ऐसे ठोस में उपस्थित होता है जिसकी समन्वय संख्या अधिक हो, ऐसे ठोस में उपस्थित होता है जिसकी समन्वय संख्या अधिक हो एवं आकार में जो अंतर है वो कम हो, लोअर डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। आकार में अंतर हमारे पास क्या होना चाहिए, आकार में अंतर कम होना चाहिए, लोअर डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो और समन्वय संख्या अधिक हो, तो हमारे पास कौन सा डिफेक्ट दिखता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, NaCl, एक बार एनसीईआरटी से भी आप देख लेना, NaCl, KBr, CsCl, CsBr, KCl और AgBr। AgBr सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि AgBr दोनों में है, ठीक है।
AgBr दोनों में आता है। तो ये आपको AgBr तो खास तौर पे ध्यान रखना है, एक बार AIPMP में आया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन सी बात कर रहे हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। तो धनायन जो है वो अपनी जगह से हट के, यहां से धनायन हट गया, अपनी जगह से हटके दूसरी जगह चला जाए, यानी अपनी स्थिति को बदल ले, डिसलोकेट कर ले। डिसलोकेशन ऑफ कैटायन, यानी धनायन जो है अपनी स्थिति से हट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो लिख लो, धनायन ठोस की आंतरिक जगह पर खिसक जाता है, ठोस की आंतरिक जगह पे खिसक जाता है। तो यहाँ पे घनत्व में कोई चेंज नहीं होगा। तो लिख लो, घनत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जितना पहले आयन थे उतने ही आयन पहले बाद में, क्योंकि केवल इसकी क्या हुआ? केवल धनायन अपनी जगह से खिसक गया है, यहाँ पे संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो घनत्व सेम रहेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ होता है इसका विपरीत? जिसमें समन्वय संख्या, तो पहले हिंदी कर दो, ऐसे ठोस में उपस्थित होता है या ऐसे ठोस में मिलता है जिसमें समन्वय संख्या कम हो, जिसमें समन्वय संख्या कम हो एवं धनायन तथा ऋणायन के आकार में अंतर अधिक हो, एवं धनायन तथा ऋणायन के आकार में अंतर अधिक हो। इसे हम कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये अपनी पोजीशन से खिसक गया, यानी हमारे पास ये कहां मिलता है? जिसमें समन्वय संख्या कम होती है और जिसमें आकार का अंतर क्या होता है? ज्यादा, हायर, ठीक है। हायर डिफरेंस इन साइज और लोअर, इसका उल्टा, ये याद रखोगे तो उसका बिल्कुल विपरीत, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बात किसकी? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है, मैंने टेबल बना दी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रसमीकरणमिति डिफेक्ट या त्रुटि, टॉपिक डालना, रसमीकरणमिति त्रुटि, यानी हमारे पास रस समीकरणमिति जो है पदार्थ की बदल जाती है। बताता हूं कैसे। यहां पे लिखना, आणविक सूत्र बदल जाएगा, आणविक सूत्र बदल जाएगा। जैसे आपके पास FeO था, दोनों में अनुपात क्या था? 1:1। अगर मान लो कुछ लोहे के परमाणु चले गए तो हमारे पास क्या हो जाता है? सूत्र बदल जाता है, यानी हमारे पास इसे कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड, या हिंदी में कह देंगे रसमीकरणमिति पदार्थ, ठीक है। तो इसकी रसमीकरणमिति बदल गई है, दिख भी रहा है। पहले क्या था? FeO, अब क्या हो गया? Fe 0.98 हो, यानी हमारे पास कुछ लोहे के कण जो है चले गए। तो हमारे पास ऑक्सीजन उतने ही है, लोहे के कण चले गए, तो हमारे पास इसको कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। पहला ए भाग, पहले ए भाग में लिखना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। ऋणायन की कमी से धातु आधिक्य दोष, ऋणायन की कमी से धातु आधिक्य दोष, लिख लिया। ऋणायन की कमी से धातु आधिक्य दोष, इसमें लिखना, जब NaCl क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, जब NaCl क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो सोडियम वाष्प के उपस्थिति में, वापस से लिखना, जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है
तो कुछ Cl- जो है, कुछ Cl- सोडियम वाष्प की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कुछ Cl- सोडियम वाष्प की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो Cl- की अगला बिंदु, तो Cl- की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। Cl- की जगह कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास, अगला बिंदु लिख लो पहले फिर समझाऊंगा। इस इलेक्ट्रॉन, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप बोल दोगे अयुग्मिक। इस अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की वजह से पदार्थ रंगीन, पैरामैग्नेटिक एवं गुड कंडक्टर होता है। रंगीन, पैरामैग्नेटिक एवं गुड कंडक्टर होता है। इस इलेक्ट्रॉन सेंटर को एफ सेंटर या कलर सेंटर कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन सेंटर को एफ सेंटर या कलर सेंटर कहते हैं। बाकी तो समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। अब आप समझना हो क्या रहा है, पूरी कहानी है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, यहां पे रस समीकरण नीति बदल जाएगी। अरस समीकरण नीति दोष, अरस समीकरण नीति दोष में हमारे पास कौन सा डिफेक्ट है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, यानी एनायन की कमी की वजह से हमारे पास मेटल आधिक्य दोष, ऋणायन की कमी से मेटल आधिक्य दोष। इसमें क्या हुआ, आपने NaCl को लिया, NaCl नमक को लिया और सोडियम वाष्प की उपस्थिति में उसे गर्म किया। किसको? NaCl को। तो ये Na वाष्प जो है कुछ Cl- को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, और जैसे Cl- को अपनी तरफ आकर्षित करेगी NaCl उधर चला जाएगा, यानी ये Cl हट जाएगा। और Cl- जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ फंस जाता है। इस फंसने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के फंसने की वजह से इसे हम कह देते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं इसे? एफ सेंटर या कलर सेंटर। इस फंसे हुए इलेक्ट्रॉन की जगह को हम कहते हैं एफ सेंटर या कलर सेंटर। इंपॉर्टेंट है। तो NaCl को जब Na वाष्प में हम गर्म करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये पैरामैग्नेटिक, गुड कंडक्टर और कलरफुल हो जाता है। और इसका कलर रंग कौन सा आ जाएगा? येलो, ठीक है। LiCl को अगर Li वेपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे पिंक हो जाएगा। KCl को K वेपर्स की जगह पोटेशियम वेपर्स की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वॉयलेट कलर आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, सारी कहानी समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, हमारे पास यहाँ पे आधिक्य में कौन हो गया? धातु। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास जो ऋणायन था वो हट गया। तो ऋणायन हटने की वजह से धातु बढ़ गया, Na बढ़ गया इस पदार्थ में, और जहां इलेक्ट्रॉन फंसा उस वजह से हमारे पास सारे गुण बदल गए। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास धनायन की आधिक्य की वजह से, धनायन की आधिक्य की वजह से धातु आधिक्य दोष। धनायन की आधिक्य की वजह से धातु आधिक्य दोष। जैसे क्या होता है, ZnO पाउडर व्हाइट कलर होता है। कैसा होता है? जिंक ऑक्साइड व्हाइट, लिख लेना इसके नीचे। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। समीकरण लिख लो, ये व्हाइट कलर होता है, और जैसे इसे गर्म करते हैं क्या हो जाता है? व्हाइट कलर से चेंज होके पेल येलो या येलो कलर इसका हो जाता है। तो जैसे जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे हमारे पास क्या होगा? Zn2+ बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन जो है फंस जाएंगे, ये फंसे हुए दिखा रखे हैं मैंने, और ऑक्सीजन उड़ जाएगी, गैस से उड़ने का निशान, ठीक है। तो जब यहां पे मैंने ये लिखा है, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये येलो कलर में बदल जाता है। लिख लो, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं ये येलो हो जाता है।
क्योंकि Zn2 प्लस एवं इलेक्ट्रॉन की अंतरकाशी की जगह पर उपस्थिति होती है। इलेक्ट्रॉन तथा Zn2 प्लस की अंतरकाशी जगह पर उपस्थिति होती है। इस वजह से पदार्थ रंगीन, गुड कंडक्टर एंड पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ, जब जिंक ऑक्साइड को हमने गर्म किया, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पे हुआ क्या, कुछ Zn2 प्लस और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अंतरकाशी की जगह पर फंस गए। इसकी वजह से इसका कलर बदल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोनों दोष में मेटल आधिक्य, ये भी मेटल आधिक्य, पर यहाँ धनायन बहुतायत में है, यहाँ पे ऋणायन जो है कम हो गए। तो दोनों हमें ध्यान रखने हैं। इन दोनों को हम कौन सा कहेंगे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष, यानी अरसमीकरण नीति दोष। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना है दोनों अच्छे से। अब हम बात करते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और आयनिक सॉलिड में। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं, जिससे एन टाइप और पी टाइप हमारे पास सेमीकंडक्टर मिलते हैं, यानी मिलावट कर देते हैं। तो हमारे पास अगर हम इम्प्योर बना रहे हैं या सब्सटेंस में मिलावट कर रहे हैं, तो हमारे पास मिलावट के कारण जो दोष आया वो एन टाइप और पी टाइप में हम ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा कैसा आयनिक ठोस में भी होता है। आयनिक ठोस जैसे NaCl है, NaCl में आपने SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया, इससे क्या होगा, एक स्ट्रोंशियम जो है दो जगह घेरेगा और इस जगह को कहते हैं कैटायनिक वैकेंसी। क्या कहते हैं इसे, कैटायोनिक वैकेंसी। धनायनिक वैकेंसी कहते हैं इसे, यानी धनायन रिक्ति जो हमारे पास है, एक Sr2 प्लस एक धनायन वैकेंसी करते हैं। अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस मिलाते तो कितनी, एल्यूमिनियम 3 प्लस कितनी हमारे पास वैकेंसी बनाता, दो वैकेंसी क्रिएट करता, दो हमारे पास कैटायनिक वैकेंसी यानी धनायनिक रिक्ति हमारे पास बनाता। कौन, एक एल्यूमिनियम 3 प्लस। क्यों, ऐसा क्यों है समझना। अब मान लो आपने स्ट्रोंशियम डाल दिया, तो आवेश को संतुलित रखने के लिए एक स्ट्रोंशियम भाई साहब, जो स्ट्रोंशियम भाई साहब है, एक स्ट्रोंशियम भाई साहब दो सोडियम को हटाएंगे। एक सोडियम, सॉरी, एक तो खुद की जगह खुद आ गया और एक सोडियम की, तो एक की जगह तो ये आ गया और एक ये खुद, तो इसने हटाए कितने, दो सोडियम। एक की जगह कौन आ गया, ये खुद आ गया, तो हमारे पास, और एक खाली जगह, तो हमारे पास क्या होता है, एक Sr2 प्लस जो है, एक Sr2 प्लस एक जगह तो खुद आ गया और एक उसने कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट कर दी। ऐसे एल्यूमिनियम 3 जगह खाली करेगा, कितने Na प्लस को हटाएगा, 3 को, 3 Na प्लस को हटाएगा और एक जगह तो खुद विराजमान हो जाएगा, तो खाली जगह कितनी रहेगी, 2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हमें नोट डाल के, नोट में ये ध्यान रखना है, तापमान बढ़ाने पर डिफेक्ट की संख्या यानी दोष की संख्या और दोष के प्रकार दोनों बढ़ जाते हैं, कि अलग अलग प्रकार के दोष भी आ जाते हैं और दोष की संख्या भी बढ़ जाती है। 0 केल्विन, ये क्या है, 0 केल्विन ताप पर हमारे पास सभी तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सोलर बैटरी जो है आपको याद रखना, उसमें N और P दोनों प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। एफ सेंटर अगर बढ़ गए, संख्या बढ़ गई, तो इंटेंसिटी यानी कलर जो है, रंग जो है वो ज्यादा गहरा हो जाएगा। इंटेंसिटी का मतलब गहरा कलर हो जाएगा। ठीक है, तो गहरा रंग बढ़ जाएगा अगर हमने एफ सेंटर की संख्या बढ़ा दी। तो पहले हल्का पीला है वो डार्क पीला दिखेगा, ज्यादा पीला दिखेगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास आता है पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर में हम क्या जानते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं, तो मैंने एग्जांपल भी बता दिया, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है, एग्जांपल है कॉपर, कॉपर 2 प्लस। अगर आप इसका विन्यास लिखेंगे तो आपको अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। ऐसा हमारे पास होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक
जो सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0, डायपोल मोमेंट 0। अच्छा, इसका डायपोल मोमेंट निकालना हो पैरामैग्नेटिक का, तो डायपोल मोमेंट निकालने का क्या तरीका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं n+2 का स्क्वायर रूट, बोहर्स मैग्नेटॉन, n क्या है, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वापस से सुनना, पैरामैग्नेटिक के लिए हमें डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहता है, n क्या है, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो n 0, तो म्यू भी 0 हो जाएगा, हाँ या ना, यानी हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बोलते यार, मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं ना। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे पास क्या है, सारे है ना युग्मिक इलेक्ट्रॉन है, सारे युग्मिक। तो एग्जांपल मैंने लिख दिया, ये हमारे पास क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, तब भी क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अगला आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, फेरो, फेरी, एंटी फेरी सब अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट, निकल, Cr2। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। तो हमारे पास क्या होता है, अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तब भी सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने पैरामैग्नेटिक में देखा हो तो रैंडम रहते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं, एक दिशा में। ये हमारे पास क्या कहलाता है, परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, आगे के मैं अब कर देता हूं। तो चौथा पॉइंट मैंने लिख दिया है, पांचवा लिख दिया है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो होना क्या चाहिए, फेरोमैग्नेटिक में हमारे पास एक जगह पे अलाइन हो जाते हैं, तो एंटी में क्या है, एक दूसरे के विपरीत अलाइन हो जाते हैं। एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, फेरीमैग्नेटिक में होना क्या चाहिए, फेरो की तरह होना चाहिए था, पर उससे थोड़ा कम हमारे पास ओरिएंटेशन होता है, म्यू रिजल्टेंट, यानी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है जितना आना चाहिए उससे कम आता है, चुंबकीय आघूर्ण जितना आना चाहिए उससे कम आता है। जैसे फेराइट्स भी क्या है, आयरन ऑक्साइड्स को हम फेराइट्स कहते हैं, सिरेमिक आयरन ऑक्साइड्स समझ लो, तो Fe3O4 इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारी थ्योरी पूरी खत्म हो चुकी है, अब हम एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस मैंने आपको लिख दिए हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जनरली बहुत बार एग्जाम्स में आया है, देखो कैसे करते हैं। Fe 0.94O, तो हम मान लेते हैं 94 Fe है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe 2+B है और Fe क्या है, 3+B है। ठीक है, तो हमारे पास Fe कितने, 0.94 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर x है तो बचा कुचा कितना होगा, 0.94 माइनस x। हम ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है, -2, तो धनायन का आवेश बराबर ऋणायन का आवेश। तो हमारे पास धनायन और ऋणायन का आवेश को मैग्नीट्यूड वाइज बराबर कर लेते हैं, तो x इंटू 2, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 0.94 माइनस x इंटू +3, तो 3 इंटू 0.94 माइनस x इज इक्वल्स टू 2। तो x निकालते हैं जरा, कितना आ रहा है देखते हैं, 2x प्लस 0.94 इंटू 3 और ये आ जाएगा -3x बराबर 2। ठीक है, क्लियर है। अब ये आएगा -x इधर रहने देते हैं और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इधर आया, ये कितना आया, 9 3 जा 27। ठीक है, 2.84। ठीक है, ये देखो 0.94 इंटू 3, 4 3 जा 12। ठीक है, 9 3 जा 27, 28। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 2.82 में से कितना जाएगा,
2.82 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 0.82। समझ में आया? अब प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस। परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस कैसे निकालेंगे? कुल हमारे पास कितना है 0.94। 0.94 में इसका प्रतिशत कितना है तो 0.82 डिवाइडेड बाय 0.94 इंटू 100। और Fe3 प्लस का प्रतिशत क्या होगा? परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस हो जाएगा 0.94 में से 0.82 गया, ये तो है 0.94 माइनस x ही तो है, डिवाइडेड बाय 0.94 इंटू 100। सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, आवेश को संतुलित कर लिया। हमने मान लिया इसमें +2 और +3 है, क्वेश्चन से हमें आइडिया लगा। हमने इसका मान लिया आवेश, इसकी संख्या मान लिया x, इसकी आ जाएगी 0.94 माइनस x। संख्या इंटू आवेश, संख्या इंटू आवेश बराबर ऑक्सीजन का आवेश। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बिल्कुल आसान है। 10 की घात -5 मोल प्रतिशत SrCl2। तो एक SrCl2 1 SrCl2 जो है कितनी कैटायनिक वैकेंसी, यानी धनायन वैकेंसी कितनी आएगी, ये कभी बताया ना, 1 कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी क्या हो जाएगा, प्रतिशत में लाना है मोल, 10 की घात -5 अपॉन 100, ठीक है, ऐसे करते हैं, इंटू 1, ऐसे निकालेंगे। प्रतिशत क्या होता है 10 की घात -5 बटे 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर संख्या चाहिए तो इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 की घात -2 मोल प्रतिशत। तो मोल प्रतिशत को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 की घात -2 बटे 100 इंटू 1 है AlCl3। एक AlCl3 कितनी कैटायनिक वैकेंसी बनाता है 2, इंटू 2 इंटू Na कर लेंगे अगर मोल को नंबर में बदलना है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ना, और भी कोई डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।